Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. We will be starting the current affairs revision series for UPSC CSC 2026. इसमें हम नए पुराने दोनों रिवाइज करेंगे. जो रेड से हैं दे आर द न्यू वंस, यानी न्यू से मेरा मतलब है आज का न्यूज़पेपर, कल का न्यूज़पेपर ऐसे हैं. जो आगे पिंक से हैं वो पुराने मंथ्स के हैं, जैसे मई, जून, जुलाई ऑनवर्ड्स. ठीक है. ओके, सो आज सबसे पहले आया था कि जो दिस रिज़र्व फॉरेस्ट वॉज मैंशन. सोरलागोंडी रिज़र्व फॉरेस्ट कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है. और यहाँ पर यहाँ से श्रिम्प, एक फ़ोटो थी जहाँ पे विमेन वर ड्राइंग श्रिम्प. ओके. देन नेक्स्ट, बर्ड की कुछ स्पीशीज़ डिस्कवर करी गई हैं. कहाँ पर? साइलेंट वैली में, जो कि है केरला में. कुछ स्पीशीज़ के नाम बिकॉज वो पूछ लेते हैं. लाफिंग थ्रस्ट, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, नीलगिरी शोलाकिल. बाकी जो नाम थे उन्होंने बर्ड वर्ड मेंशन ही था. तो क्या क्या है? लाफिंग थ्रस्ट, ऑरेंज एंड ब्लैक ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, एंड नीलगिरी शोलाकिल. फिर एसिड अटैक को भारतीय न्याय संहिता का अगर हम पार्ट जो वो बना हुआ है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है उसको भी हमें मॉडिफाई करना चाहिए. एसिड अटैक्स के बारे में लिखा था कि अगर अटैक करना या फिर उसको एडमिनिस्टर करना, दोनों को ही इक्वली पनिश करना चाहिए. इसके लिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन है. दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी. आगे चीता की पॉपुलेशन हमारी 53 पहुंच चुकी है, क्योंकि जो नामियन चीता है एट कूनो नेशनल पार्क एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता, उसने कब्स डिलीवर करे हैं. तो चीता की पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 53. कहाँ पर हुए? कूनो. कहाँ पर? मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट, के.एन. पनेकर जी पास्ट अवे, जो कि बहुत फेमस हिस्टोरियन, एकेडमिशियन ये सब थे. एंड उनका ये बहुत पॉपुलर वर्क, एंड ही वाज फ्रॉम केरला. एंड उनका एक ये बहुत पॉपुलर बुक या वर्क कह लो कि अगेंस्ट लॉर्ड एंड स्टेट रिलीजन एंड पेजेंट अपराइजिंग्स. इनके बहुत सारे क्रिटिसिजम्स या फिर ओपिनियंस को हम सोशियोलॉजी में बहुत मेंशन करते हैं जब किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती है. तो अगेंस्ट लॉर्ड एंड पेजेंट अपराइजिंग, इससे रिलेटेड अगर ऐसा कुछ नाम आता है तो के.एन. पनेकर जी हमें मार्क करना है. फिर कोविड-19 रिलेटेड वैक्सीन्स के बारे में था कि जो VIIT यानी कि वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसिस, यानी कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए थे जब बहुत सारे लोगों ने एस्ट्राजेनेका या जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाई थी, तो उसके बाद उनको ब्लड क्लॉट्स हो गए थे. ऐसे कुछ केसेस एमर्ज होकर आए थे. तो दैट उसका टेक्निकल टर्म इज़ VIIT, यानी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसिस, जिसमें कि लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है. तो उसके बारे में एक बहुत लंबा सा आर्टिकल पब्लिश था. उसमें मेन बात ये है कि जो ये फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन्स थी वो तो mRNA वैक्सीन्स थी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर DNA स्टोर्ड होता है, फिर वहाँ से वो mRNA बनाता है, एंड देन mRNA बाहर निकलता है, एंड लिपिड्स के थ्रू फिर आगे ट्रांसपोर्ट होता है. B सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ताकि मेमोरी बन जाए, अगली बार अटैक करे, मतलब जब एक्चुअल में अटैक हो तो हमारी बॉडी वैसे फंक्शन कर सके. अब जो ये दो वैक्सीन्स हैं यानी एस्ट्राजेनेका एंड जॉनसन एंड जॉनसन, इन्होंने एडेनोवायरस पे काम किया, जिसके अंदर की ये एक सिमिलर टू दैट वायरस जो है वैसी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उससे वो रिस्पांस जनरेट करने की कोशिश करते हैं. तो अब इन सब चीज़ों में पाया गया कि वो एक मतलब सेल्फ हार्मिंग रिस्पॉन्स कर रहे थे. जैसे कि एक ह्यूमन प्रोटीन जो एक ह्यूमन प्रोटीन PF4 पाया गया है जिसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बना रहे थे. तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि ह्यूमन प्रोटीन के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनने लगे. तो ह्यूमन प्रोटीन PF4 क्या है? ह्यूमन प्रोटीन. एंड एंटीबॉडी जीन कौन से बन रहे थे? ये IgLV321. मतलब कभी कभी अजीब से नाम आ जाते हैं तो याद नहीं रहता. तो PF4 प्रोटीन, PF4 और प्रोटीन PP अगर याद रहे तो, मतलब एंड IgLV321 एंटीबॉडी जीन है. तो ये था कि एक तो ये थ्रोम्बोसिस वाली बात ये जो है वो वैक्सीन से रिलेटेड है, और ये एडेनोवायरस वाली वैक्सीन है वो mRNA वाली वैक्सीन है. PF4 प्रोटीन का नाम है और
IGVL321 एंटीबॉडी जीन का नाम है। फिर मूसी रिवर फ्रंट के बारे में लिखा था, जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है वो इसे डेवलप करना चाह रही है। तो मूसा और एंड इन हैदराबाद एंड जो मूसा और ईसी ये दो रिवलेट्स हैं जिनसे मूसी रिवर बनती है। ओरिजिन का है इसका अनंतगिरी हिल्स, कहाँ पर इन तेलंगाना, अनंतगिरी तेलंगाना। एंड ये गोदावरी रिवर से भी एक चैनल करके पानी लाना चाह रहे हैं थ्रू मलाना सागर रिजर्व। ये थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं है बिकॉज दिस पेन समहाउ इज़ मैल फंक्शनिंग लिटिल बिट, बट अगर आपने मेन हमें कीवर्ड्स याद रहते हैं तो ठीक है। मलाना सागर रिजर्वायर, कहाँ, गोदावरी रिवर से। मूसी रिवर, मूसा और ईसी दो रिवलेट्स हैं जो कि तेलंगाना की अनंतगिरी हिल से निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट देन जॉन रॉल्स से रिलेटेड कौन सा कीवर्ड है? वेल ऑफ इग्नोरेंस। देन अमर्त्य सेन जी, जो कि जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर इकोनॉमिक साइंसेस इन 1998। तो उनका ये कहना था कि डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट इट्स अबाउट ह्यूमन फ्रीडम, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। अगर याद हो तो आज हिंदू न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो भी छपी है जिसके अंदर एक बंदा है और बहुत सारे रास्ते और डोर्स खुले हुए हैं। खैर लीव दैट। तो अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1998 में फॉर इकोनॉमिक साइंसेस, उनका ये कहना था कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट economic development is not just about economic growth but also about expansion of human freedom. ये इसको बोलते हैं वो कैपेबिलिटीज़ अप्रोच, और इसी के बेसिस पे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उस सब की बात हो रही थी व्हेन ही कोलैबोरेटेड विद महबूब उल हक जी फ्रॉम पाकिस्तान। नेक्स्ट यानबो पोर्ट न्यूज़ में है जो कि रेड सी पे है। किसका पोर्ट है? सऊदी अरेबिया का है, क्योंकि इट्स एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ तो बंद हो चुका है। नेक्स्ट ऑयल टैंकर्स का जिक्र है। ये इंडियन ऑयल टैंकर्स हैं जो कि फंसे हुए हैं एंड उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है काला मतलब टू ब्रिंग देम बैक, क्योंकि सब इंश्योरेंस के प्राइसेस और सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो कालामोस, मारन, थालिया, तेजस, ये सब, तेजस तो है ही वैसे भी इंडियन नेम। तो कालामोस, मारन, थालिया, तेजस, ये सब आई माइट बी प्रोनाउंसिंग देम रॉन्ग बट हमें बस अपनी मेमोरी में इनको रखना है ताकि वी आर एबल टू डू इट, फिर वी आर एबल टू एलिमिनेट इट। फिर VLCC क्या कीवर्ड है? VLCC का मतलब होता है वेरी लार्ज कार्गो कैरियर्स, जो कि हैं ये सारे ऑयल टैंकर जिनका नाम लिया मैंने, VLCC वेरी लार्ज कार्गो कैरियर्स। एडम स्मिथ का जो वर्क है वेल्थ ऑफ नेशंस, उसकी 250th एनिवर्सरी हुई है। तो उन्होंने बात की थी अबाउट लेज़र-फेयर एंड एक फ्री ट्रेड के बारे में। फिर एक इनविजिबल हैंड है जो कि मार्केट में सारी चीज़ें बैलेंस कर देता है, मतलब कंट्रोल करता है, देयर इज़ एन इनविजिबल हैंड। फिर जापान इज़ लुकिंग टू रीस्टार्ट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनका जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो फुकुशिमा हुआ था 2011 में। तो फुकुशिमा का जो प्लांट है उसका नाम है दाइची। तो दाइची प्लांट फुकुशिमा का 2012 में फिर उन्होंने सारे ही प्लांट्स बंद कर दिए थे जब ये सुनामी की वजह से वहाँ पर न्यूक्लियर डिज़ास्टर हो गया था, विच वाज द वर्स्ट आफ्टर चेरनोबिल। तो अभी जो उनकी PM है सानिया ताइकीची, वो थोड़ी लाइक शी इज़ चेंजिंग द, वहाँ से उनकी आइडियोलॉजी बदल रही है, क्योंकि जापान जो है वो रिसोर्स एफिशिएंट है एंड इस पूरे इवेंट से पहले 30% एनर्जी उनकी इसी से आती थी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी उनकी न्यूक्लियर पावर रिसोर्स से ही आती थी। 54 रिएक्टर्स चलते थे, उन्होंने वो सब बंद कर दिए। नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट इट। इसलिए जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है जो जिसका नाम है काशिवाज़ाकी करीमा, तो वो वहाँ पर है एंड उसको वो रीस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अभी वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस हो रहा है प्लस वो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स से वो अब उसको बंद करना चाह रहे हैं। तो दैट्स वाई नाउ दे आर स्टार्टिंग इट। फिर ब्लडी संडे के बारे में लिखा था। ब्लडी संडे इज़ अबाउट रिलेटेड टू सिविल राइट्स मूवमेंट। तो अल्बामा में हुआ ये, मतलब उसका सेलिब्रेशन। एंड हिस्टोरिकली एडमंड पेटर्स ब्रिज जो है इन सेल्मा, वहाँ पर 1965 मार्च 7 को हुआ था फॉर वोटिंग राइट फॉर ब्लैक अमेरिकन्स, राइट टू वोट। तो ब्लडी संडे इज़ रिलेटेड टू राइट टू वोट। फिर इंडिया ने जीत लिया T20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड को हरा दिया। कहाँ पर हुआ था ये?
इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। सेकेंडली, हम अभी तक 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 3 चैम्पियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं और न्यूजीलैंड को हमने हराया था। तो T20 हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हराया, 96 रन से हराया। क्यों बोला मैंने 96 रन से? लास्ट टाइम उन्होंने कबड्डी में स्कोर भी पूछ लिया था, सॉरी खो खो में स्कोर भी पूछ लिया था। तो 5 वर्ल्ड कप में 5 वर्ल्ड कप जीते हैं हम, 3 चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हैं एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। जो अभी रणजी ट्रॉफी भी हुई थी वो JNK जीता है, जिसके लिए अगर आपने देखा हो तो एक फ़ोटो भी आई थी कि वहाँ के JNK के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब गए थे उनको चेयर करने में, बुआ मुफ्ती जी और सॉरी अमर अब्दुल्ला जी और ये सब लोग, दे ऑल वेंट, अमर अब्दुल्ला जी और उनके साथ और भी लोग गए थे, नॉट महबूबा मुफ्ती जी, सॉरी अमर अब्दुल्ला जी और बाकी सब लोग गए थे। ये बस मैं मेमोरी के बोल रही थी। JNK के जो लोग हैं वो रणजी ट्रॉफी जीत गए। नाउ हैदराबाद का एक जो लेक है बामरुक उकदौला लेक, उसको रिवाइव करा गया, इनाग्रेट किया गया। तो ये हैदराबाद में अभी हमने क्या पढ़ा था, वो मूसी रिवर फ्रंट वाली बात थी, ठीक है। NTCA किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अब ये नेचुरल बिहेवियर के बारे में लिखा था, नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर की जो चीताज़ हैं वो दे आर मूविंग फ्रॉम कूनो टू बरन डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो ये KP2 KP3 ये सब क्या हैं, उनके नाम है, चीताज़ के नाम है। और PF4 किसका नाम था? प्रोटीन का नाम था। और IGLV3 किसका नाम था? एंटीबॉडी जीन का नाम था। फिर ये चीता के नाम है, दीज आर फर्स्ट कब्स ऑफ बॉर्न टू अफ्रीकन चीता। वो नाम्बियन को बॉर्न हुए थे, हु हैव बीन ट्रांसलोकेटेड टू इंडिया, और ये रेडियो कॉलर्ड हैं, तभी इनको मॉनिटर कर रहे हैं। कहाँ से लाए गए हैं? हम कहाँ से लाए हैं? हम लाए हैं साउथ अफ्रीका से, नाम्बिया से एंड बोत्सवाना से। ये ऊपर जिम्बाब्वे और मोज़ाम्बिक है। तो ये जो तीनों इलाके हैं ना, ये एक ही जगह पे हैं। ये सबसे नीचे साउथ अफ्रीका, फिर नाम्बिया, फिर यहाँ बोत्सवाना, इधर मोज़ाम्बिक है, उसके ऊपर जिम्बाब्वे और ठीक है, और फिर इधर कहीं ज़ाम्बिया है। चलो, फिर चीता एक्शन प्लान में लिखा भी है इस अबाउट दिस नेचुरल बिहेवियर और ये जो कॉरिडोर्स के बारे में। देन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी हैं ये चीतास, तो ठीक है, ये लिख दिया, जो कि मध्य प्रदेश में है। फाइन। अब A23A क्या है? A23 एक आइसबर्ग का नाम है जो कि सदर्न ओशन में, एंटार्क्टिका की कोस्ट में, और ये पिघल ही रही है और इट्स मेल्टिंग और उसका साइज़ कम होता जा रहा है। तो A23A क्या है? आइसबर्ग है। नाउ पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। तो पोर्ट्स कम अंडर विच मिनिस्ट्री? दे कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के। अगर इनको एक सेकेंड, 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के। सबसे पहले तो यहाँ पर दीनदयाल पोर्ट, जिसको हम कांडला पोर्ट कहते हैं, गुजरात में 13 पोर्ट्स हैं, 7 ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड 6 ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। अब इसके अंदर फिर आता है मुंबई का पोर्ट महाराष्ट्र में, फिर आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि नवी मुंबई का है, फिर मोरमाउगो पोर्ट जो कि गोवा में, फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में, फिर कोचिन पोर्ट या जो कि कोची केरला में, इधर आगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कि कोलकाता, देन पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कमराजर पोर्ट इन एन्नौर तमिलनाडु, फिर चेन्नई तो है ही तमिलनाडु में, एंड फिर थूथुकुडी जो कि VO चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु में। तो ये हो गए तमिलनाडु के। एंड जो पोर्ट ब्लेयर वाला पोर्ट है, अब उसकी जगह जो है वो जो बड़ा पोर्ट बन रहा है इन दी गलाथिया बे इन पोर्ट ब्लेयर, जैसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ITCP बिकॉज ऑफ द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट,
उसको नोटिफाई कर दिया गया एज अ मेजर पोर्ट। तो ये तो एक तो दीनदयाल कांडला पोर्ट हो गया, मुंबई हो गया, नवई मुंबई का हो गया, गोवा में हो गया, न्यू मैंगलोर हो गया, कोचिन हो गया, फिर इधर श्यामा प्रसाद पारादीप विशाखापट्टनम, कमराजर एन्नौर एंड देन चेन्नई, फिर थूथुकुडी में जो है ये हो गए, ये हमारे मेजर पोर्ट्स हो गए। एंड ये वाला जो पोर्ट है ये हमारा गलाथिया बे में, विच इज़ पार्ट जो डेवलप हो रहा है एज पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो कि फिर इधर वाली जगह से फिर वो मलाक्का स्ट्रेट और वो सब बातें आ जाएंगी। फिर यार राइट, अब हम बात करते हैं, ये तो अभी के हो गए, अब थोड़े पुराने करंट अफेयर्स। बायोस्टिमुलेंट्स का जिक्र था, तो बायोस्टिमुलेंट्स क्या होते हैं जो कि इन्हांस करने के लिए यूज़ करे जाते हैं प्लांट की ग्रोथ को। ये सीवीड से डिराइव होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से डिराइव होते हैं। दे आर अब इनको अंडर द मतलब पहले इनमें इसको इंसेक्टिसाइड्स है इस सब जैसा नहीं काउंट किया जाता था अंडर फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर, लेकिन अब इनको उसको इंक्लूड कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनचेक्ड यूज़ हो रहा था इनका, ठीक है। सो बट बायोस्टिमुलेंट्स डू नॉट इंक्लूड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सबको नहीं करा जाता है। अब इंडिया ने मतलब गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को यूज़ करके इनको अंडर फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू इसको भी अंडर द परव्यू लाया गया है कि इसका अनचेक यूज़ ना हो सके। फिर दो इम्पॉर्टेंट ये जो फर्टिलाइजर्स हमारे डैप और यूरिया, तो डैप डायमोनियम फॉस्फेट, यूरिया जो है वो अमोनिया डिराइव्ड है। अब हम इनको अब डैप हम चाइना से बहुत लेते थे, हम सऊदी से ले रहे हैं। यूरिया हम ओमान, कतर, रशिया, चाइना इनसे लेते हैं। हम इन एरिया से क्यों लेते हैं? क्योंकि एक तो अब ये जो डैप और यूरिया है हम इनको मतलब ये जो जगह है इन्हीं से क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे यूरिया किससे बनता है? अमोनिया से, और अमोनिया का मेजर जो रूट है वो है नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं यहाँ पर। फिर जो यूरिया है वो यूरिया का बता दिया। फिर डायमोनियम फॉस्फेट जो डैप है वो हम इन सब जगह से क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके लिए चाहिए आपको फॉस्फेट रॉक चाहिए, तो वो सऊदी में काफ़ी है। एंड तो ये दो चीज़ें हो गई। अब यूरिया में ये है कि नीम कोटेड यूरिया जो है उसको भी यूज़ करने के इनकरेज किया जाता है फॉर स्लो रिलीज़। देन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अभी इन्वोक करा गया है फिर से, जब गवर्नमेंट ने सारी ये जो गैस प्रोड्यूसिंग रिफाइनरीज और इन सब कंपनीज़ को कहा है कि आप एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाइए और इस सब पे करिए, तो ये एफसीओ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट इसको तब यूज़ किया जाता है ताकि अफोर्डेबिलिटी बनी रहे एसेंशियल्स की, स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स हो जाएँ। जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को इन्वोक किया जाता है। एंड जो ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, यहाँ लिखा नहीं क्या मैंने, नहीं ये रहा, हाँ, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट होता है ये शेड्यूल 9 में आता है, शेड्यूल 9 में मेंशन्ड है, और ये दिस इज़ ऑफ 1955। फाइन। देन किन क्रॉप्स को के लिए ये बायोस्टिमुलेंट्स का जो यूज़ है वो अलाउ करा गया है, मतलब नोटिफाई किया है स्पेसिफिकेशन के नाम से, तो ये है टमाटो, चिली, ग्रेप्स, कॉटन, अनियन। मेजर बात ये है कि इसमें वीट नहीं है, सो देर इज़ नो वीट इन इट, नॉर इज़ राइस इन इट। तो चिली, कुकुम्बर, देर इज़ राइस इन इट, पैडी है, वीट नहीं है। तो चिली, कुकुम्बर, ब्रिंजल, पैडी, कॉटन, पोटैटो, ग्रीन ग्राम, ग्रेप्स, अनियन, इन सब में यूज़ किया जा सकता है। अब राइट टू वोट की जब बात हो रही थी, तो राइट टू वोट में एक अनु बरनवाल केस इम्पॉर्टेंट है। तो राइट टू वोट के बारे में था कि इसका स्टेटस क्या है। अब क्या क्या टाइप के राइट्स होते हैं? होते हैं नेचुरल, स्टैट्यूटरी या लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल। नेचुरल राइट्स तो हैं जो कि इनहेरेंट ही हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। तो जब तक कि कुछ मतलब जो कि
they are not specifically mentioned but they are inherent, they are natural कि हाँ वो उसका अधिकार सब पर है. देन स्टैट्यूटरी या लीगल राइट्स वो हैं जिनके लिए कोई कोई लॉ बना हुआ है, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसा. और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फिर एक फंडामेंटल राइट्स तो हैं जो कि पार्ट 3 में मेंशन है और इन्फोर्सेबल है एज पर आर्टिकल 32. जुडिशल रेमेडीज़ जो हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं जो कि कहीं पर ये पार्ट 3 में मेंशन नहीं है, आउटसाइड पार्ट 3 है बट इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ही है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हो गया. तो अब ये जो आर्टिकल 326 है ये राइट टू वोट गारंटी करता है टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया. अब इसके लिए 2 एक्ट्स भी बनाए गए हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951. 1951 का जो सेक्शन 62 है वो बोलता है कि जिसका नाम इलेक्टोरल रोल लिस्ट में है उसको मिल जाएगा राइट टू वोट. और एंड हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड एज़ पर 1950 या जो प्रिजन में नहीं है, ये 1951 कहता है. अब इसके लिए था कि ये जो अनूप बरनवाल केस है इसमें ये बोला गया है कि ये इसका जो स्टेटस है वो स्टैट्यूटरी राइट का है, लेकिन जो जस्टिस अजय हैं उन्होंने इसके अंदर एक डिसेंट का ओपिनियन दिया था और बोला था कि ये आर्टिकल मतलब बात तो ये चॉइस की है ना, इट इज़ अबाउट चॉइस. जब हम वोट कर रहे हैं तो इट स्टेम्स फ्रॉम आर्टिकल 19 ओनली, क्योंकि फ्रीडम की बात हो रही है. तो अगर हमें तो उस हिसाब से स्टैट्यूटरी नहीं होगा ये. लेकिन अगर आप इसे फंडामेंटल भी नहीं मानते हो तो एटलीस्ट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल तो मानना ही चाहिए. बट ऐसा नहीं है वो, क्योंकि द डिसेंट वॉज इन माइनॉरिटी. तो अभी इसका यही स्टेटस है दैट इट्स अ स्टैट्यूटरी, इट इज़ अ लीगल राइट टू वोट. 2 लॉज हैं 1950 1951. ठीक है. द ओथ ऑफ द गवर्नर के बारे में कि ओथ के बारे में दैट इज़ इट मैंशन शेड्यूल 3? नहीं, शेड्यूल 3 में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ्स मैंशनड नहीं है. सब बहुत सारे लोगों की प्रेजेंट है, ऑडिटर एंड कंप्यूटर जनरल ऑफ इंडिया की प्रेजेंट है, पर इनकी नहीं है. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर की नहीं है. PVG नहीं है. नाउ जो इनकी ओथ होती है उसमें ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब लक्षद्वीप के बारे में. तो लक्षद्वीप में कोरल्स के भी यहाँ पे एटॉल्स हैं. एटॉल्स मतलब वो जो सर्कुलर होते हैं. तो यहाँ पे ब्लीचिंग की बात की गई थी कि मरीन हीट वेव से ब्लीचिंग हो रही है. मेन जो कॉज है वो हीट वेव्स में एक इवेंट का नाम मेंशन था, एनसो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. इसको मेजर कैसे करते हैं? वार्मिंग वाटर्स को बाय डिग्री हीटिंग वीक्स, दिस द मेथड. फिर पाइकास कहाँ के? इनको फुट सोल्जर्स कहते हैं. दे वर एम्प्लॉयड बाय गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा एंड मार्शल सर्विसेज देते थे फॉर हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड, जिसमें कि जैसे कि निष्कर जागीर की अगर जो उस लैंड पे आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, बदले में आप हमें सर्विसेज दे रहे हो. इनके लीडर कौन थे? बख्शी जगबंधु जी. उड़िया नेशनलिज्म की जब भी बात आती है तब पाइकास का जिक्र आता है. क्यों इनके वैसे न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि NCERT की 8th में इसको ओमिट कर दिया गया था, फिर कहा कि 2nd वॉल्यूम में डालेंगे वो सब. पर अभी ये था. तो जो कोंड ट्राइबल्स थे दे बेसिकली ब्रिटिशर्स ने 4 परगनास देने से मना कर दिया था. एंड उसके लिए फिर कोंड ट्राइबल्स ने विद्रोह करा और फिर उसमें पाइकास भी जुड़ गए, जो कि ये जो बख्शी जगबंधु जी थे, ही वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द किंग ऑफ खुर्दा. ठीक है. तो ये उड़ीसा की बात हो गई. पाइकास पाइका पैर फुट सोल्जर. ठीक है. फिर प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर. प्रेसिडेंट रूल की जब भी बात आएगी तो आर्टिकल 356 का मेंशनड है, पार्ट 18 में मेंशनड है ये. तो उसको जब भी हम whenever it is mentioned तो इसको हमें पास करना पड़ता है बाय सिंपल मेजॉरिटी. जब भी इसको विदिन 2 months इसको पास करना पड़ता है इन द पार्लियामेंट. एंड इसको एक्सटेंड कर भी सकते हो आप एवरी 6 months. कितनी बार एक्सटेंड हो सकता है? 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है. 3 साल के बाद भी अगर लग रहा है कि नहीं इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है तो ये तभी हो पाएगा व्हेन इलेक्शन कमीशन इज़ कन्विंस्ड कि जो इलेक्शंस हैं वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पर. तो
ये है अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल। नाउ SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। तो उसमें 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 18A एंड 7। तो 18A क्या कहता है कि FIR को राइट अवे रजिस्टर कर देना चाहिए, क्योंकि सो दैट ऐसे जुडिशल हिंड्रेंसेस ना रहे। तो FIR हैज़ टू बी रजिस्टर्ड राइट अवे। एंड सेक्शन 7 ये कहता है कि DGP रैंक से नीचे का ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, और विद इन एक बार FIR हो गई फाइल तो विद इन 60 डेज़ इन फ्रंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट आपको चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं हो रहा था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब फिर से रीआइट्रेट किया गया है कि इसमें लैप्सेस हो रहे हैं। तो एक तो FIR स्ट्रेट अवे सेक्शन 18 सेक्शन 7 कि DGP रैंक से नीचे का वो नहीं कर सकता। देन अबाउट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। तो ये है कि इट्स अबाउट द बिगर प्रोग्राम, जिसमें हम चाहते हैं कि हम 16 सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स को कमीशन कर लें। तो अभी जो लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के अराउंड जो हुआ है वो अरनाला मतलब ये जो GRSC है, यानी कि GRSC इज़ गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स। तो इन्होंने ये स्टेट रन है, तो इन्होंने जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक तो है CSL के साथ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और एक है दूसरा इज़ विद MSL, सॉरी दूसरा इज़ विद मैज़गान डॉकयार्ड लिमिटेड। हाँ, तो जो एक सेकेंड 1 मिनट, सॉरी नॉट मैज़गान वाला नहीं है, जो GRSC है वो एक स्टेट रन है जिससे 8 शिप्स बन रही हैं, और जो मतलब वेसल्स बन रहे हैं, और जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उससे बाकी 8 बन रहे हैं। तो अरनाला क्लास और माहे क्लास, तो INS अरनाला जो है वो कमीशन हुआ है, एंड इसके इट्स द 8th वेसल बाय GRSC। और अरनाला कौन है? इट्स अ हिस्टोरिक कोस्टल फोर्ट ऑफ वसाई महाराष्ट्र में, एंड ये हमारा मैरीटाइम हेरिटेज ये सब की बात है। तो अरनाला इज़ द लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप जो कि एक डीजल इंजन पावर्ड है। तो INS अरनाला, फोर्ट ऑफ वसाई एंड अरनाला क्लास और माहे क्लास और अभय क्लास, इससे ये अलग अलग क्लासेस हैं वो फेज ऑफ हो जाएंगे, राइट। अब एक इसके अंदर सभी सबमरीन्स या वॉर वेसल्स की बात आती है। तो एक प्रोजेक्ट 75 बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबमरीन रिलेटेड है 1997 में, जिसमें कि 6th जेन स्टेल्थ सबमरीन्स को हम कमीशन करना चाहते हैं। इसके अंदर है ये MDL एंड नेवल ग्रुप जो कि फ्रांस का है। अब इसमें क्लासेस होती हैं, एक होते हैं न्यूक्लियर पावर्ड, एक होते हैं कन्वेंशनल डीजल पावर्ड। जैसे अरनाला जो वाला जो है वो है डीजल पावर्ड। अब न्यूक्लियर पावर्ड है जैसे INS अरिहंत जो कि कम्प्लीटली इंडिजिनस है। नाउ इसमें अलग अलग क्लास होती है, जैसे इफ़ यू हैव हर्ड कैलवरी, स्कॉर्पिन, सिंदूर, अकूला, अरिहंत, ये दीज आर डिफरेंट क्लासेस जो कि उनके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस रिलेटेड होती हैं। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट में क्या है, अरनाला और माहे, और INS अरनाला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट है ये, और ये डीजल रन है। और ये जो ये अरिहंत है, दिस इज़ न्यूक्लियर, अरिहंत इज़ न्यूक्लियर, ओके। नेक्स्ट फिर विजय शर्मा जी, IS ऑफिसर, तो ही पास्ड अवे एंड ही वाज एन आर्किटेक्ट इन डिस्कशंस रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कि 1997 में फ्रेम हुआ, देन इट केम इनटू फोर्स इन 2005। तो 1997 में हुआ था, बट इट केम इनटू फोर्स इन 2005। एंड 2002 में जो कॉपरेट हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, इसके बारे में डिस्कशंस के लिए। फिर इसमें एनेक्चर्स का हिसाब है, Annex 1, 2, B
एंड नॉन एनेक्स 1। तो एनेक्स 1 में तो आती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन, जो कि एंड OECD कंट्रीज़ मतलब इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। OECD कंट्रीज़ जो 38 कंट्रीज़ हैं, एंड जो इकनॉमीज़ एंड ट्रांजिशन उनको कहते हैं, जो कि पूरी स्टेट रन से अब फ्री मार्केट की तरफ जा रही हैं। देन एनेक्स 2 कौन सी है, जिसमें ओनली OECD कंट्रीज़ हैं। इनका काम ये है दैट दे हैव टू ट्रांसफ़र टेक टू नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज़। एनेक्स बी कंट्रीज़ कौन सी हैं, जिसमें बाइंडिंग रिडक्शन टारगेट्स हैं अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज, जिसमें इकोनॉमीज़ एंड ट्रांजिशन और EU को इंक्लूड किया गया है। अब नॉन एनेक्स कंट्रीज़ तो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। क्या इसका प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 3 मैकेनिज़म्स हैं, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। मार्केट रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, HFC, PFCs, SF6 एंड N2O। ठीक है, तो N2O, SF6, PFC, HFC, CH4 एंड CO2। तुलसीदास जयंती 31 जुलाई को आती है। अवधि में लिखी है रामचरितमानस, और उनकी क्या बुक है, विनय पत्रिका, ब्रजभाषा के बारे में। कलयुग में ही से इसकी सैल्वेशन का बात किया है, सिंगिंग द प्रेज ऑफ राम। एंड संख्यावली भी एक इम्पॉर्टेंट उनसे रिलेटेड है टर्म, जिसमें है कि क्वेश्चन आंसर टाइप सेशन होता था, डिसाइपल्स उनसे पूछते थे। एंड रहीम खाना जो है वो मतलब उनकी उनसे भी कन्वर्सेशंस हैं। ठीक है, फिर फ्लैश फ्लड्स के बारे में था कि वायनाड केरला में, या अशोक रिवर लद्दाख में, या GLOF इवेंट जो हो गया था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इन सिक्किम। तो ये इनके बारे में था कि मोस्टली ये हिमालय से सेंट्रल इंडिया या वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। 25% ऑफ फ्लैश फ्लड्स हैं वो डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन से होती है, विच इज़ लोअर अमाउंट। तो बाकी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मॉइस्चर का जो एवेपोरेशन है वो भी बढ़ता है, और फिर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है, स्टीप टेरेन होता है। सॉइल सैचुरेशन के बारे में भी, अगर पहले से ही सॉइल बहुत सैचुरेटेड है। देन फ्लैशीनेस ऑफ सब बेसन, जैसे नर्मदा या फिर गंगा माँ, इन सब के जो अगर ये व्हाट्स दी डिग्री ऑफ फ्लैशीनेस इन सब में जो सब बेसन्स हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रोन है फ्लड का। फिर जीनियस एक्ट किससे रिलेटेड है, स्टेबल कॉइन से रिलेटेड है। क्रिप्टो करेंसी US, एंड क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज होता है, किसी चीज़ से बैग्ड नहीं होता। तो स्टेबल कॉइन इस चीज़ को ओवरकम करता है, बिकॉज ये एसेट बैग्ड है किससे, US डॉलर या US के गवर्नमेंट बॉन्ड। फिर आर्टिकल 270 किससे रिलेटेड है, सेस एंड सरचार्ज की जो एक्सक्लूजन ऑफ सरचार्ज ऑन टैक्सेस या ड्यूटीज़ है। कोई भी सेस जो कि यूनियन ले करता है फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा स्टेट्स के साथ। ओके, नेक्स्ट इज़ यहाँ पे ये 270 नहीं है, ये 271 है। तो 271 सेज की जो एक्सक्लूजन ऑफ सरचार्जेज ऑन टैक्सेस ड्यूटीज़ है, जो भी मतलब कि वो शेयर नहीं किया जाएगा। एंड जो 270 है वो बोलता है कि दे विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल एंड दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो 270 में तो ये है कि ऐसी कोई भी टैक्सेस या ड्यूटीज़ जो कि 271 में मेंशन्ड है नहीं है, एंड या कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। 271 ये कहता है कि जो होल प्रोसीड्स हैं ऑफ ऑल दो सरचार्जेस शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। फिर कोकोनट ऑयल के बारे में, तो सबसे ज़्यादा कोकोनट ऑयल कहाँ मिलता है, कोकोनट ऑयल प्रोड्यूसिंग फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया। फिलीपींस क्योंकि मतलब हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी जैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, वैसा है कोकोनट वाला। फिर इंडिया की जो ऑयल का कंजम्पशन है, सबसे ज़्यादा हम पाम ऑयल खाते हैं, फिर हम खाते हैं सोयाबीन, फिर मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, फिर राइस ब्रांड, फिर कॉटन सीड, ग्राउंडनट। कोकोनट सबसे एंड में आता है। कोपरा पे हम MSP देते हैं। फिर राजेंद्र चोला जी के बारे में लिखा था, क्योंकि तमिलनाडु में उनका जो सबसे
उनका जो कैपिटल था ये गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो 1000 ईयर्स मार्क हुए थे ऑफ इस मैरीटाइम एक्सपेडिशन। 1000 साल उसके पूरे हुए थे जो उनका गैंगेटिक मिलिट्री एक्सपेडिशन था। तो एंड ये जो आदि तिरुवतिराई फेस्टिवल, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राउंड बट सिमिलर समझ लो कि वो उनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है राजेंद्र चोला वन की। एंड एंड वहाँ पे गंगाईकोंडा चोलापुरम कैपिटल था, शिव जी के डिवोटी। एंड वहाँ की जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु वो चोला गंगम टैंक को डेवलप भी कर रही है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लैंड को फ़ायदा भी होगा। एंड तो ये सब सेलिब्रेशन पीएम गए भी थे वहाँ पर। एंड 63 म्यांमार्स और जो कि सेंट पोइट्स होते हैं उनके साथ ये पूरा सेलिब्रेशन वगैरह था। ठीक है, तो राजेंद्र चोला वन। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन बहुत ज़्यादा हीटेड टॉपिक रहा है। तो पहले तो ये 17th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। फिर जब वाइस प्रेसिडेंट जी ने इसमें रिज़ाइन किया, रेजिग्नेशन किनको दिया था, प्रेसिडेंट को नोटिफाई फिर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर जब ये तो उनके टेन्योर बचा हुआ था, कितने 2 साल बचे थे, वो 3 साल बचे हुए थे, 22 में वो इलेक्ट हुए थे। री इलेक्शन जो होता है लेकिन 5 टर्म्स के लिए, फुल टर्म के लिए होता है, 5 इयर्स के लिए होता है। एक बंदा कितनी भी बार री इलेक्ट हो सकता है, जैसे कि एस राधाकृष्णन जी, मोहम्मद हामिद अंसारी जी, ये लोग मोर देन 1 टाइम इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, देन एक एक्ट है इससे रिलेटेड, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट ऑफ 1952। तो इसमें ये होता है कि आफ्टर जो ये नोटिफाई कर दिया जाता है कि अब पोल होना है, तब इलेक्शन कमीशन को पूरे प्रोसेस को 32 डेज़ में पूरा करना होता है। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में है कि सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है ये, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हैं, होते हैं ये। प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। जब एक्ट कर रहे होते तब राज्यसभा के वो नहीं होते, वो चेयरमैन। कौन से आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, 63 से 71, किस में, पार्ट 5 में, हाँ किस में, पार्ट 5 में। एंड उसका जो पहला चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, उसमें ये है। तो 5 ईयर्स का टर्म होता है। कैसे होती है वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या क्वालिफिकेशन है, 35 ईयर्स से ज़्यादा होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। इलेक्शन किस आर्टिकल में लिखे, 66 आर्टिकल में। इलेक्टोरल कॉलेज कितना है, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बोथ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। रिमूवल 67 में। मोशन किस में इनिशिएट किया जाता है, हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। लेकिन 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है इस इंटेंशन के लिए, फिर इसको पास करना पड़ता है। प्रेसिडेंट वही जितने लोग वहाँ प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं उसकी मेजॉरिटी से। एंड देन इट हैज़ टू बी अग्रीड बाय लोकसभा। वैकेंसी 2 प्रकार से हो सकती है, या तो एक्सपायर हो जाए उनका टेन्योर, या फिर वो रिज़ाइन कर दे, रिमूव कर दे उन्हें, या उनकी डेथ हो जाए, या कुछ और ऐसा कारण हो जाए। तो अगर जब कंप्लीशन होना है टेन्योर का, तो इलेक्शन शुड बी बिफोर एक्सपायरी ऑफ द करंट टेन्योर। एंड उसके बाद भी जब तक अगला बंदा नहीं आता, ही कैन कंटिन्यू टू बी द वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर डेथ हो गई, रिज़ाइन कर दिया, रिमूव कर दिया गया, तो लिखा है एज सून एज पॉसिबल। अब जब इलेक्शन के लिए वो अपने आप को मतलब अपना पेपर भरते हैं, तो 20 प्रपोजर्स चाहिए, 20 सेकेंडर्स चाहिए। इसमें यह है कि जो भी उनको नाम प्रपोज कर रहा है वो एक बंदा मल्टीपल लोगों के लिए नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड ये जो वैकेंसी मिड टर्म हो जाती है, तो 68 आर्टिकल में इसका बताया गया है ये डेथ, रिमूवल या रिजिग्नेशन। फिर जैसे अभी जब हुआ था फिर इलेक्शन, तो 233 मेंबर्स थे राज्यसभा के, 12 इलेक्टेड मेंबर्स थे, 12 नॉमिनेटेड थे, 543 थे लोकसभा के। 782 लोगों ने मतलब वोट करा, 788 होते पर वैकेंसीज थी 5 उसमें और 1 इसमें। हर एक एमपी के वोट की वैल्यू सेम। पोलिंग कहाँ हुई, पार्लियामेंट हाउस में। कोई भी इलेक्टर किसी एक नॉमिनेशन को मोर देन 1 उसको नहीं सब्सक्राइब कर सकता। सीक्रेट बैलेट, एंड दे आर नॉट बाउंड बाय पार्टी विप, वो इंडिपेंडेंटली अपना कर सकते हैं। एंड
इसके अंदर प्रेफरेंस का वही सिस्टम होता है, एक वो पेपर दिया जाता है और पेन भी वही देते हैं और फिर उससे करा जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन चूज़ करता है, काउंटिंग होती है, वो सब पूरा प्रोसेस होता है। इट्स एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो इसमें कोई इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं होती है। ऐसा हम नहीं देखते ना कि वो लोग कैंपेन कर रहे हो, क्योंकि इट्स एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्टेड लोग हैं वही उनको आगे इलेक्ट करते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो हैं करंट अफेयर्स। इस लिस्ट को हम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। तो ये जो रेड में थे ये थे आज एंड कल के, मतलब एकदम रीसेंट। एंड जो पिंक में जहाँ जहाँ मैंने लिखा है वो पुरानी चीज़ें हैं जिनको रिवाइज़ कर रहे हैं। ओके, इस लिस्ट को कल आगे बढ़ाएंगे। एक बार वो आर्टिकल 270 और 271 को दोबारा करना है। ओके, बाय।